हाँ बेटा, पिछले वीडियो में हमने पाचन ग्रंथियों के बारे में अध्ययन किया। उसमें देखा कि हमने कौन कौन सी पाचक ग्रंथियाँ जो होती हैं वो कौन कौन से पाचक रस का स्राव करती हैं और उन पाचक रसों में कौन कौन से एंजाइम उपस्थित होते हैं। आज हम देखेंगे पाचन की क्रियाविधि की वो जो एंजाइम पाचक ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किए जाते हैं उनमें पाचन की क्रिया किस प्रकार से होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि पाचन की क्रिया होती क्या है, किसे कहते हैं पाचन की क्रिया। तो पाचन की क्रिया वह क्रियाविधि होती है जिसमें जटिल कार्बनिक व अविसरणशील भोज्य पदार्थों को सरल कार्बनिक व विसरणशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। और ये जो पाचन की प्रक्रिया होती है, ये पाचन की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। नंबर एक, पहला होता है यांत्रिक पाचन और दूसरी होती है रासायनिक पाचन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, यांत्रिक पाचन ऐसा पाचन होता है जिसमें भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित किया जाता है। और ये जो प्रक्रिया होती है ये मुख में दांतों की सहायता से की जाती है। इसमें यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि इस प्रक्रिया में भोजन में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, केवल भौतिक परिवर्तन ही होता है कि भोजन के बड़े टुकड़ों को केवल छोटे टुकड़ों में परिवर्तित किया जाता है। और जैसे जैसे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित किया जाता है दांतों की सहायता से, उसी के साथ ही उस भोजन में जीभ के द्वारा लार को भी मिश्रित कर दिया जाता है। तो जैसे जैसे उसके अंदर लार मिश्रित होती है, वो जो भोजन है, वो जो कठोर भोजन है या जटिल भोजन है, वो अर्ध ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और जो मुख में अर्ध ठोस अवस्था में जो भोजन होता है उस भोजन को अपन कहते हैं बोलस। इसका मतलब ग्रास जो होता है वो हमारे मुंह का भोजन होता है। हमसे ये पूछा जाए कि मुख में उपस्थित भोजन क्या कहलाता है, तो हमारा आंसर होना चाहिए बोलस। तो ये होती है रासायनिक प्रक्रिया के अलावा, मतलब जो पाचन, यांत्रिक पाचन जो होता है। अब अपन बात करेंगे रासायनिक पाचन की। जो रासायनिक पाचन होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि रसायनों की सहायता से होने वाला पाचन क्या कहलाता है, रासायनिक पाचन कहलाता है। और वो कौन से रसायन है जो कि पाचन की क्रिया को संपन्न करते हैं, वो होते हैं एंजाइम्स, जो कि पाचक ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किए जाएंगे। तो पाचक ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किए जाने वाले जो एंजाइम होते हैं उनके द्वारा किया गया पाचन क्या कहलाता है, रासायनिक पाचन कहलाता है। और ये एक रासायनिक क्रिया है, इसका मतलब कि इस प्रक्रिया में भोजन के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है। अब हम आहार नाल के हर एक भाग में देखेंगे कि भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे मुख में पाचन कि हमारा जो मुख है उसमें कौन सा भाग होता है जिसके द्वारा पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। कि जैसे कि हमें पता है कि मुख में जुड़ी हुई होती हैं लार ग्रंथियाँ और लार ग्रंथियों से स्रावित होती है लार। जो मुख में लार उपस्थित होती है उसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, जो मुख्य रूप से पाचन की प्रक्रिया में भाग लेने वाला जो कंटेंट होता है, जो एंजाइम होता है, वो होता है टाइलिन या लारिये अमाइलेज। लारिये अमाइलेज या टाइलिन जो होता है वो एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में कौन सा कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड। जो पॉलीसेकेराइड स्टार्च होता है उसको माल्टोज या डाइसेकेराइड या द्विशर्करा में परिवर्तित कर देता है। तो लेकिन इसके लिए एक शर्त होती है कि ये जो स्टार्च होता है वो कैसा होना चाहिए, पका हुआ होना चाहिए। कि जैसे हमें पता है कि स्टार्च किन किन चीज़ों में होता है, जैसे अपन बात करें गेहूँ में, चावल में, आलू में, इन सभी में क्या स्टार्च उपस्थित होता है। क्या हम कभी भी चावल को कच्चा खाते हैं या आलू को कच्चा खाते हैं? नहीं। क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि ये जो टाइलिन है ये केवल पकी हुई स्टार्च का ही पाचन कर पाता है। कि अगर हमने उनको पकाया नहीं तो उनका पाचन नहीं हो पाएगा और हमारे पेट से संबंधित कई रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये जो है टाइलिन, ये पकी हुई स्टार्च के 30% भाग का पाचन कर देता है और इस स्टार्च को माल्टोज या डाइसेकेराइड में परिवर्तित कर देता है। अब हमने देखा ये तो होता है इसके पाचन का भाग, लेकिन हमें ये पता है कि लार में एक दूसरा एंजाइम और पाया जाता है जिसको अपन कहते हैं लाइसोजाइम। और ये जो लाइसोजाइम वो एंजाइम होता है कि जो भोजन के साथ प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। इसका मतलब ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का भाग होता है। तो ये तो है किसमें, मुख में पाचन। तो मुख में जो होता है वो यांत्रिक पाचन भी होता है और रासायनिक पाचन भी होता है। तो रासायनिक पाचन टाइलिन की सहायता से या फिर यांत्रिक पाचन जो होता है वो दांतों की सहायता से किया जाता है। अब सेकंड बात करते हैं अपन
ग्रसिका में पाचन। तो ग्रसिका, हमें पता है कि ग्रसिका वो नलिका होती है जो ग्रसनी को आमाशय से जोड़ने का काम करती है। इसमें किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। इसका सिर्फ एक ही कार्य होता है कि ये भोजन को मुखवाया ग्रसनी से आमाशय में स्थानांतरित कर देती है। इसमें ना कोई पाचन होता है, ना ही कोई अवशोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट आ जाता है अपने आमाशय कि आमाशय में किस प्रकार का पाचन होता है। तो हमें पता है कि आमाशय की दीवार में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। आमाशय की दीवार में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और ये जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं वो जठर रस का स्राव करती है। और इस जठर रस में क्या क्या उपस्थित होता है कि जैसे हमने पहले देखा था कि उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन, और ये जो दोनों होते हैं ये दोनों निष्क्रिय प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं। इसके अलावा कुछ मात्रा में यहाँ पे लाइपेज भी स्रावित किया जाता है। अब हम देखते हैं कि ये HCl, प्रोरेनिन और रेनिन और ये लाइपेज ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं किसकी, प्रोरेनिन की। जो प्रोरेनिन होता है ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो केवल शिशु अवस्था में या बच्चों में ही स्रावित किया जाता है। वयस्क में प्रोरेनिन का स्राव नहीं होता है। और ये जो प्रोरेनिन होता है ये प्रोरेनिन केवल दूध के पाचन के लिए आवश्यक होता है। कि जैसे कि छोटा शिशु जो होता है वो केवल भोजन के रूप में दूध के ऊपर ही निर्भर होता है। दूध के अलावा उसे किसी प्रकार की कोई खाद्य सामग्री नहीं दी जाती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे उसे दलिया वगैरह या दूसरे प्रकार की कोई प्रोटीन दी जाती है। तो जैसे ही उसको दूसरे प्रकार की प्रोटीन देना शुरू करते हैं उसी समय से प्रोरेनिन का स्राव कम हो जाता है और उसके साथ पेप्सिनोजन का स्राव बढ़ जाता है। और ये जो पेप्सिनोजन एक ऐसा एंजाइम होता है, निष्क्रिय एंजाइम होता है, जो सक्रिय अवस्था में आने के बाद में सभी प्रकार की प्रोटीन, चाहे वो दूध की प्रोटीन हो, चाहे वो वनस्पति प्रोटीन हो, चाहे प्राणी प्रोटीन हो, किसी प्रकार की भी प्रोटीन का पाचन कर सकता है। तो अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले से प्रोरेनिन की बात करें तो प्रोरेनिन जो होता है वो निष्क्रिय प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। तो सर्वप्रथम ये जो HCl होता है ये HCl इस निष्क्रिय प्रोरेनिन को सक्रिय रेनिन में परिवर्तित कर देता है। और जो भी जितने भी प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं हमारी आहार नाल की पाचक ग्रंथियों से जुड़े हुए जो भी प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं वो सारे के सारे निष्क्रिय अवस्था में स्रावित किए जाते हैं। तो ऐसे ही प्रोरेनिन निष्क्रिय होता है और उसको सक्रिय करने के लिए HCl का स्राव किया जाता है। तो ये HCl प्रोरेनिन को रेनिन में बदल देता है। अब ये जो रेनिन होता है ये दूध में जो मिल्क प्रोटीन या दूध की प्रोटीन होती है जिसको अपन कहते हैं कैसीन, ये जो कैसीन होती है ये कैसीन मिल्क प्रोटीन होती है। और ये रेनिन जो होता है इस कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट कर देती है। मतलब ये जो प्रोटीन कैसीन प्रोटीन जो होती है वो दूध की प्रोटीन होती है और कैल्शियम पैराकैसिनेट जो होता है वो दही की प्रोटीन होती है। इसका मतलब कि रेनिन वो एंजाइम होता है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। और इसका भी एक कारण होता है कि कैसीन दूध को दही में क्यों परिवर्तित किया जाता है कि दूध जो होता है वो जल्दी खराब होता है बजाय दही के। दही को हम ज़्यादा समय तक संग्रह करके रख सकते हैं, चाहे खुले में रखें चाहे बंद करके रखें, लेकिन दूध को हम ज़्यादा समय तक संग्रहित नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से ये जो कैसीन होता है ये कैसीन जो दूध की प्रोटीन होती है रेनिन उसको दही की प्रोटीन में कन्वर्ट कर देती है। इसलिए इसको अपन कहते हैं दही का जमना। इस प्रोसेस मतलब रेनिन की सहायता से दही के जमने की प्रक्रिया संपन्न की जाती है जो कि बच्चों के आमाशय में संपन्न होती है। अगर जैसे ही बच्चा बड़ा होता है मतलब वयस्क अवस्था की अगर अपन बात करते हैं तो वयस्क अवस्था में प्रोरेनिन का स्राव बंद हो जाता है। इसके स्थान पर पेप्सिनोजन निष्क्रिय प्रोटीन पाचक एंजाइम का स्राव किया जाता है। तो पेप्सिनोजन जो होता है वो भी निष्क्रिय होता है तो इसको भी HCl पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे पेप्सिनोजन निष्क्रिय प्रोटीन पाचक एंजाइम है जिसको कि HCl की सहायता से सक्रिय पेप्सिन के अंदर परिवर्तित किया जाता है। अब यहाँ देखिए ये जो पेप्सिन होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है, किसको किस में कन्वर्ट करता है। तो सभी प्रकार की प्रोटीन जिसमें ये दूध की प्रोटीन भी आ गई, कैसीन भी आ गई, सभी प्रकार की जैसे हम देखते हैं कि प्रोटीन जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो वनस्पति प्रोटीन और दूसरी होती है जंतु प्रोटीन। तो वनस्पति प्रोटीन में सोयाबीन दालें वगैरह सम्मिलित की जाती हैं जबकि जंतु प्रोटीन में
मछलियाँ, मांस आदि सम्मिलित किए जाते हैं। उन सभी प्रकार की प्रोटीन का पाचन जो होता है वो पेप्सिन की सहायता से किया जाता है। तो ये जो पेप्सिन होता है ये इस प्रोटीन को पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस के अंदर कन्वर्ट कर देता है या परिवर्तित कर देता है, तोड़ देता है। मतलब पाचन का मतलब होता है तोड़ना, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देना। तो यहाँ प्रोटीन जटिल है, इसको पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस नामक सरल पदार्थों के अंदर तोड़ दिया गया है। और इसके अलावा जठर रस में थोड़ी मात्रा में लाइपेज पाया जाता है और ये जो लाइपेज होता है वो निष्क्रिय होता है, किसी प्रकार का कार्य नहीं करता है। इसका क्या कारण है? नंबर 1 कि लाइपेज जो होता है वो केवल पायसीकृत वसा का पाचन करता है और वसा का पायसीकरण छोटी आंत के अंदर होता है, यहाँ पे वसा का पायसीकरण नहीं होता है। दूसरा, जो लाइपेज होता है वो मुख्य रूप से क्षारीय माध्यम में काम करता है, लेकिन यहाँ पे जो माध्यम होता है वो कैसा है? अम्लीय। इस HCl की वजह से यहाँ का माध्यम होता है अम्लीय। और ये जो HCl होता है ये बहुत ही प्रबल अम्ल होता है और ये जो HCl प्रबल अम्ल है, लेकिन प्रबल अम्ल होते हुए भी ये आमाशय की दीवारों को नष्ट नहीं कर पाता। इसका कारण है कि आमाशय की आंतरिक दीवार पर श्लेष्मा का मोटा आवरण पाया जाता है, जिसकी वजह से ये जो श्लेष्मा का आवरण है वो HCl और आमाशय की दीवार के बीच में अवरोधक का कार्य करता है, दोनों को आपस में स्पर्श नहीं होने देता है। कई बार किसी प्रकार के आमाशय से संबंधित रोग या ओवर ईटिंग या स्पाइसी या जो भी ज़्यादा मसालेदार खाना खाने से और या फिर ज़्यादा समय तक भूखा रहने से या किसी और कारण से म्यूकस का स्राव नहीं हो पाता है, तो ये जो HCl है कई बार हमारे आमाशय की दीवार को नष्ट कर देता है। तो जब वो आमाशय की दीवार को नष्ट कर देता है तो हमारे छाले पड़ जाते हैं, इसको अपन कहते हैं पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर जो होते हैं, पेट में जो अल्सर होते हैं, छाले पड़ जाते हैं, उसका रीज़न यही होता है कि किसी भी रीजन से किसी दूसरे रीजन से ये श्लेष्मा की जो दीवार होती है वो ये पतली रह जाती है या पूरी तरह से निर्मित नहीं हो पाती है। अगर हम बात करते हैं कि जो आमाशय में जो भोजन होता है, आमाशय में भोजन 4 से 5 घंटे तक रुका रहता है, कि लगभग 4 से 5 घंटे तक भोजन को यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे भोजन को जो है वो छोटी आंत के अंदर स्थानांतरित किया जाता है। कि जैसे अगर अपन बात करते हैं कि मुख में जो भोजन होता है वो कहलाता है बोलस। अब इस बोलस को निगलन की क्रिया के द्वारा इसे ग्रसिका से होते हुए आमाशय में डाला जाता है और जैसे ही वो आमाशय में जाता है उसमें जठर रस मिल जाता है। तो जठर रस के मिश्रित होने की वजह से वो थोड़ा और लिक्विड या और पतला हो जाता है। जो अर्ध ठोस अवस्था का जो बोलस होता है वो जैसे ही आमाशय में जाता है उसमें जठर रस मिश्रित हो जाता है और जठर रस के मिश्रित होने से वो थोड़ा और पतला हो जाता है। तो आमाशय में जो भोजन उपस्थित होता है उस जठर रस में मिलने के बाद में वो भोजन कहलाता है काइम। इसका मतलब कि मुख का भोजन कहलाता है बोलस और जो आमाशय में जो भोजन होता है उसको अपन कहते हैं काइम। और ये जो काइम होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि आमाशय में भोजन अम्लीय माध्यम में संपन्न होता है। हाँ बेटा, अब हम देखते हैं छोटी आंत में पाचन कि अब आमाशय के बाद में आमाशय में 4 से 5 घंटे तक भोजन ठहरता है। इसके पश्चात वो धीरे धीरे करके छोटी आंत में प्रवेश करने लगता है। अब जैसे ही भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है तो उसमें कौन कौन से रस मिश्रित होते हैं, पहले अगर अपन बात करते हैं जैसे यकृत है, यकृत से स्रावित होता है पित्तरस। तो सबसे पहले कौन मिलेगा? पित्तरस, उसके पश्चात अग्नाशयी रस और आंत्रीय रस। मतलब ये कह सकते हैं कि आमाशय से जो भोजन छोटी आंत में प्रवेश कर रहा है उसमें तीन प्रकार के पाचक रस मिश्रित होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अलग अलग जो तीनों प्रकार के जो पाचक रस हैं वो पाचन की क्रिया में किस प्रकार से सहायक होते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं कि पित्त रस के द्वारा पाचन, तो जैसा कि हमें पता है कि पित्त रस जो होता है वो यकृत के द्वारा स्रावित किया जाता है और इसको पित्ताशय में संग्रहित कर लिया जाता है। अब अपन बात करें कि पित्त रस में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है, तो जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है कि पित्त रस में
किसी भी प्रकार का कोई भी पाचक एंजाइम उपस्थित नहीं होता है, फिर भी ये पाचन के लिए आवश्यक होता है कि बिना इसके पाचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है। केवल जितने भी पाचक रस हैं उनमें पित्त रस ही केवल एक ऐसा पाचक रस है जिसमें कोई भी एंजाइम उपस्थित नहीं होता है, फिर भी ये पाचन के लिए आवश्यक होता है। इसका कारण ये होता है कि अब जिसमें देखें पित्त रस ऐसा क्या काम करता है जो पाचन के लिए आवश्यक होता है। तो पहला इसमें वसा का पायसीकरण। जो पित्त रस होता है उसमें पित्त लवण पाए जाते हैं और उन पित्त लवणों में अकार्बनिक लवण और कार्बनिक लवण पाए जाते हैं। तो अगर हम कार्बनिक लवणों की बात करते हैं तो उसमें पित्त रस में जो कार्बनिक लवण पाए जाते हैं वो वसा का पायसीकरण करते हैं। और वसा का पायसीकरण करने का क्या मतलब हो गया कि वसा के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करने का काम। तो ये जो है वसा के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करने का काम किया जाता है पित्त रस के द्वारा। और ये वसा का पायसीकरण क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो लाइपेज एंजाइम होता है जो कि अग्नाशय रस में भी होता है और आंतरिक रस में भी होता है, ये जो लाइपेज एंजाइम होता है केवल पायसीकृत वसा का ही पाचन कर पाता है। तो अगर हम देखते हैं तो पहला काम हो गया इसका वसा का पायसीकरण और दूसरा होता है क्षारीय माध्यम प्रदान करना। तो अब ये क्षारीय माध्यम की आवश्यकता कहाँ पे पड़ गई? जो आमाशय से जो भोजन आ रहा है, इसका मतलब जो काइम आ रहा है, आमाशय से जो काइम आ रहा है वो किस प्रकृति का है? अम्लीय प्रकृति का है। और छोटी आंत में जो अग्नाशयी रस के जो एंजाइम होते हैं वो केवल क्षारीय माध्यम में पाचन की क्रिया करते हैं, अम्लीय माध्यम में पाचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं कर पाते। तो जैसे ही भोजन आता है, आमाशय से भोजन छोटी आंत में आता है, तो ये जो पित्त रस है उसकी अम्लीयता को समाप्त कर उसे क्षारीय बना देता है ताकि अग्नाशयी रस के एंजाइम उस पर क्रिया कर सकें। तो अब दूसरी बात करते हैं कि अब अग्नाशयी रस के द्वारा पाचन के अग्नाशयी रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं जो कि पाचन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि अग्नाशयी रस में निष्क्रिय प्रोटीन पाचक एंजाइम ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये तीनों जो एंजाइम होते हैं ये निष्क्रिय प्रकृति के होते हैं और प्रोटीन के पाचन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो ट्रिप्सिनोजन है ये निष्क्रिय प्रोटीन पाचक एंजाइम है, इसको सक्रिय करने के लिए आंत्र की दीवार से एंटेरोकाइनेज नामक एंजाइम स्रावित किया जाता है। ये जो एंटेरोकाइनेज एंजाइम होता है ये निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में परिवर्तित कर देता है और ये जो ट्रिप्सिन है एंटेरोकाइनेज के साथ मिलकर के कीमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो कि निष्क्रिय प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं को कीमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज सक्रिय प्रोटीन पाचक एंजाइमों में परिवर्तित कर देते हैं। अब ये जो निष्क्रिय प्रोटीन पाचक एंजाइम है किस में कन्वर्ट हो गए? सक्रिय प्रोटीन पाचक एंजाइम कन्वर्ट हो गए। अभी किसका पाचन करेंगे? प्रोटीन का। कौन से प्रोटीन का? जो आमाशय से आया है। तो आमाशय से प्रोटीन के कौन से रूप आए हैं? आमाशय से प्रोटीन के रूप आए हैं पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि आमाशय में जो प्रोटीन होता है वो पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज में बदल गया। अब यहाँ पे जो प्रोटीन का रूप आया पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज। अब ये जो पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज है ये ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज की उपस्थिति में डाइपेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है या बदल जाता है। इसके अलावा अग्नाशयी रस में एमाइलेज एंजाइम उपस्थित होता है। ये जो एमाइलेज एंजाइम होता है ये एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। इसका मतलब पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में परिवर्तित करने का काम करता है। और हमें पता है कि भोजन में न्यूक्लिक अम्ल भी होते हैं, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं इनके पाचन के लिए अग्नाशयी रस में न्यूक्लियेज एंजाइम पाया जाता है और ये जो न्यूक्लियेज एंजाइम है इस न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं या बदल देते हैं। तो अगर हम बात करते हैं किसकी? अग्नाशयी रस में, तो अग्नाशयी रस में लाइपेज भी उपस्थित होता है और ये जो लाइपेज होता है ये वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। तो ये तो किसका हो गया? ये हमारे पास हो गया पित्त रस के द्वारा पाचन और अग्नाशयी रस के द्वारा पाचन। और हमें पता है कि पित्त रस यकृत के द्वारा स्रावित किया जाता है और अग्नाशयी रस जो होता है वो अग्नाशय के बाह्य स्रावी भाग की एसिनर कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किया जाता है। कि जैसा कि हमने बताया था कि अग्नाशय जो होता है कि मिश्रित ग्रंथि होती है, इसमें बाह्यस्रावी भाग भी होता है और अंतःस्रावी भाग भी होता है। इसमें दोनों प्रकार की ग्रंथियों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और दूसरे भाग जो होता है जैसा कि हमने बताया था कि वो
लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं जो कि ग्लूकागॉन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। और ये जो ग्लूकागॉन और इंसुलिन है ये हमारे रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखने का कार्य करती हैं। तो अब हम बात करते हैं इस छोटी आंत में पित्त रस और अग्नाशयी रस के अलावा और कौन सा रस मिलता है, तो वो होता है आंत्रीय रस या सक्कस एंटेरिकस। आंत्रीय रस या सक्कस एंटेरिकस जो होता है वो ब्रूनर की ग्रंथियों और लिबर कुहन की दरारों के द्वारा स्रावित किया जाता है। इनके द्वारा स्रावित जो सक्कस एंटेरिकस होता है उसमें पाचन के सबसे अंतिम एंजाइम उपस्थित होते हैं, मतलब ये सबसे अंतिम पाचन की प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। इसके पश्चात कोई पाचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो हम देखते हैं कि इस प्रक्रिया में, मतलब यहाँ देखते हैं कि सक्कस एंटेरिकस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं और कौन कौन से भोज्य पदार्थों को किस भाग में परिवर्तित करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे डाइपेप्टाइडेज, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज आदि एंजाइम उपस्थित होते हैं। तो सबसे हम देखते हैं कि कौन सा एंजाइम भोजन के किस भाग को किस रूप में परिवर्तित करता है। तो यहाँ देखते हैं हम सबसे पहले कि डाइपेप्टाइडेज। डाइपेप्टाइडेज जो एंजाइम होता है, जो प्रोटीन का जो भाग मिला है हमें डाइपेप्टाइड्स, जो डाइपेप्टाइड्स होते हैं उनको एमिनो अम्ल के अंदर परिवर्तित कर देता है। अब एमिनो अम्ल का आगे कोई पाचन नहीं होगा, इसका सीधा अवशोषण होगा। तो यहाँ पर डाइपेप्टाइड्स को एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ऐसे ही माल्टेज जो एंजाइम होता है, माल्टोज जो कि डाइसैकेराइड होता है, इस डाइसैकेराइड को ग्लूकोज के 2 अणुओं में परिवर्तित कर देता है। इसका मतलब कि जो एक माल्टोज का अणु होता है वो ग्लूकोज के 2 अणुओं से मिलकर के बना हुआ होता है। अब बात करते हैं लैक्टोज जो शर्करा होती है ये भी डाइसैकेराइड होती है, और लैक्टोज जो होती है वो लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, परिवर्तित कर दी जाती है। अब जो सुक्रेज, जिसका दूसरा नाम इन्वर्टेज भी होता है, ये जो सुक्रेज होता है ये सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार से जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का सबसे अंतिम रूप मोनोसैकेराइड जो होता है उनमें ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज ये सारे जो होते हैं मोनोसैकेराइड होते हैं, और इनका आगे किसी प्रकार का पाचन आहार नाल में नहीं होता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये लैक्टोज जो होती है ये दुग्ध शर्करा होती है जो कि दूध में पाई जाती है। सुक्रोज जिसको अपन चीनी कहते हैं, ये इसको अपन टेबल शुगर कहते हैं। और अगर अपन बात करते हैं फ्रक्टोज जो होती है ये फल शर्करा होती है और फलों में पाई जाती है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर, ये जो सक्कस एंटेरिकस होता है इसमें एक दूसरा एंजाइम और होता है लाइपेज। ये जो लाइपेज होता है ये वसा या लिपिड को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। अब न्यूक्लियोटाइड, अब जैसे यहाँ हमने देखा कि अग्नाशयी रस से हमें न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स की प्राप्ति हुई है, तो इनको आगे पचाने के लिए जो सक्कस एंटेरिकस होता है उसमें 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज। अब ये जो न्यूक्लियोटाइडेज होता है ये न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट करता है, और ये जो न्यूक्लियोसाइडेज होता है ये इस न्यूक्लियोसाइड्स को पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनस क्षारकों में परिवर्तित कर देता है। तो इस प्रकार से जो है हमारे पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो हमने देख लिया कि मुख में किस प्रकार से पाचन होता है। तो मुख में यांत्रिक और रासायनिक दोनों प्रकार का पाचन होता है। यांत्रिक पाचन दांतों के द्वारा और रासायनिक पाचन टाइलिन के द्वारा होता है। ग्रसिका में कोई पाचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है। आमाशय में अम्लीय माध्यम में पाचन होता है, और मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन किया जाता है आमाशय में, जिसके लिए निष्क्रिय प्रोटीन पाचक एंजाइम प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन पाए जाते हैं। इसी प्रकार से छोटी आंत में पाचन अगर करते हैं तो छोटी आंत में 3 प्रकार के रसाकर के मिलते हैं। पित्तरस जिसमें कोई एंजाइम नहीं उपस्थित नहीं होता है, अग्नाशयी रस जिसमें निष्क्रिय प्रोटीन पाचक एंजाइम एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियसेस आदि पाए जाते हैं, और तीसरा रस जो इसमें सम्मिलित किया जाता है वो होता है सक्कस एंटेरिकस। और इस सक्कस एंटेरिकस में पाचन के सबसे अंतिम एंजाइम उपस्थित होते हैं, और सबसे लास्ट पाचन की प्रक्रिया जो होती है वो यहीं पर संपन्न होती है। अब जो बड़ी आंत में जो पाचन होता है, तो बड़ी आंत में किसी प्रकार के पाचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है। हाँ बेटा,
पाचन की क्रिया के बाद में हम बात करते हैं अवशोषण की प्रक्रिया की। अवशोषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पचित भोज्य पदार्थों को आंत्र की दीवार के द्वारा या आहार नाल की दीवार के द्वारा अवशोषित करके उसको रक्त में स्थानांतरित किया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, ये जो अवशोषण की प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से संपन्न होती है, तो यहाँ हम देखते हैं कि भोजन की प्रक्रिया, अवशोषण की प्रक्रिया कहाँ कहाँ पे होती है। पहला, मुख में अवशोषण, जो मुख गुहा जो होती है, मुख गुहा की अगर अपन बात करते हैं तो मुख में जीभ होती है, जीभ के नीचे की जो भाग होता है, निचला जो भाग होता है, उसके द्वारा कुछ औषधियों या दवाइयों का या ड्रग्स का अवशोषण किया जाता है। हम इसके बाद में बात करते हैं कि ग्रसिका में किसी प्रकार का अवशोषण नहीं होता है। तो फिर बात करेंगे आमाशय में अवशोषण की। तो आमाशय में कौन कौन से पदार्थ का अवशोषण होता है, तो आमाशय में जल, सरल शर्करा और अल्कोहल का अवशोषण किया जाता है। तो सरल शर्करा का क्या मतलब हो गया कि जो भोज्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं उसमें कोई आवश्यक नहीं है कि उसमें सारे के सारे जटिल पदार्थ ही हो सकता है कि वो सरल पदार्थ भी हों, जैसे ग्लूकोज। तो ऐसे सरल शर्कराओं का जो अवशोषण है, जिनका पाचन संभव नहीं है, उनका आमाशय की दीवार के द्वारा ही अवशोषण कर लिया जाता है। अब बात करते हैं हम छोटी आंत में अवशोषण की। तो जैसे कि हम जानते हैं कि छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला ग्रहणी, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। 3 भाग से मिलकर के बनी हुई होती है। जो इलियम होती है, इलियम और जेजुनम और ग्रहणी, तो सबसे पहले ग्रहणी ड्यूडिनम की बात अगर अपन करते हैं तो ड्यूडिनम में सबसे कम अवशोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा पाचन की प्रक्रिया यहाँ पर होती है। अवशोषण सबसे कम होगा और पाचन सबसे अधिक होगा। यहाँ पे केवल कुछ खनिज लवणों का अवशोषण ही किया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं जेजुनम की, तो पूरी आहार नाल में सर्वाधिक अवशोषण की जो प्रक्रिया होती है वो जेजुनम के अंदर संपन्न होती है, और जो शेष पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण इलियम की दीवार के द्वारा कर लिया जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अवशोषण की प्रक्रिया के लिए इनमें रसांकुर और सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। तो रसांकुर और सूक्ष्मांकुर, हम देखते हैं कि रसांकुर और सूक्ष्मांकुर जो होते हैं वो अवशोषण की सतह को काफ़ी बढ़ा देते हैं। अगर हम देखते हैं कि छोटी आंत में कौन कौन से पदार्थों का अवशोषण किया जाता है, यहाँ पर सबसे अंतिम पाचन की प्रक्रिया होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे भोजन के सबसे अंतिम उत्पादों का अवशोषण किया जाएगा, जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल, विटामिन आदि, इन सभी पदार्थों का अवशोषण छोटी आंत में कर लिया जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर, अब ये जो अवशोषण की प्रक्रिया होती है यहाँ पर रसांकुरों में होती है, और रसांकुरों में हमने देखा था कि एक लसिका वाहिनी पाई जाती है। रसांकुरों में एक लसिका वाहिनी या लिम्फेटिक पाई, जिसको अपन दुग्ध वाहिनी या लैक्टियल कहते हैं। और वो जो लैक्टियल या दुग्ध वाहिनी होती है, इसके द्वारा वसाओं का या वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण किया जाता है। इसके अलावा उसमें जो रक्त केशिकाएं पाई जाती हैं, रसांकुरों में जो रक्त केशिकाएं पाई जाती हैं, उनके द्वारा ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और बाकी पदार्थों का अवशोषण किया जाता है। इसका मतलब कि वसा के अतिरिक्त सभी पदार्थों का अवशोषण रक्त केशिकाओं के द्वारा किया जाता है, जबकि वसा व उसके व्युत्पन्नों का जो अवशोषण होता है वो रसांकुरों में पाए जाने वाले लैक्टियल या दुग्ध वाहिनी के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं बड़ी आंत में अवशोषण। तो बड़ी आंत में अवशोषण की अगर अपन बात करते हैं तो बड़ी आंत में किसी भी भोज्य पदार्थ का अवशोषण नहीं होता है, क्योंकि समस्त जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण छोटी आंत के द्वारा कर लिया गया। तो बड़ी आंत में केवल जल व कुछ औषधियाँ व खनिज लवणों का अवशोषण ही किया जाता है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर मैक्सिमम या अधिकतम मात्रा में अवशोषण किसका होता है, जल का। तो जल के द्वारा, जल का अवशोषण होने के कारण जो भोजन होता है वो पुनः अर्धठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और ये जो भोजन होता है, ये भोजन ये अपचित या वर्ज्य पदार्थ होता है या फीकल मैटर होता है, जिसको अपन मल कहते हैं, इसको बड़ी आंत से निकाल करके और मलाशय में एकत्रित कर लिया जाता है। धीरे धीरे यह मल मलाशय में एकत्रित होता रहता है, अपचित भोज्य पदार्थ जो होता है मलाशय में एकत्रित होता रहता है, जिसके कारण मलाशय का आकार बढ़ता रहता है। और जैसे जैसे मलाशय का आकार बढ़ता है और मलाशय की जो दीवार होती है उसमें खिंचावग्राही उपस्थित होते हैं। तो खिंचावग्राही उपस्थिति के कारण और खिंचावग्राहियों में जब खिंचाव उत्पन्न होता है तो उससे संदेश भेजे जाते हैं मस्तिष्क को, जिससे मल त्याग की इच्छा उत्पन्न होती है और मल त्याग की क्रिया संपन्न की जाती है। तो मल त्याग क्या होता है कि मल त्याग की मलाशय द्वारा अपचित भोज्य पदार्थ को
एनस के थ्रू या गुदा के द्वारा शरीर से बाहर की ओर निष्कासन होने की प्रक्रिया कहलाती है मल त्याग। और हमने बताया था कि ये जो गुदा होती है उसकी आंतरिक जो दीवार होती है वो अनैच्छिक पेशियों द्वारा निर्मित होती है और बाहरी दीवार जो होती है वो ऐच्छिक पेशियों के द्वारा निर्मित होती है। बेटा अब हम देखते हैं पाचन तंत्र से संबंधित रोग कि पाचन तंत्र से कौन कौन से रोग संबंधित हो सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे रोग होते हैं जो कि पाचन तंत्र से संबंधित होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे पीलिया, वमन, प्रवाहिका, कोष्ठबद्धता और अपच की। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं पीलिया, जैसा कि हम जानते हैं पीलिया या जॉन्डिस एक ऐसा रोग होता है जो यकृत से संबंधित होता है। इस रोग में पित्त लवणों की मात्रा ज़्यादा स्रावित होती है और ये पित्त लवण जो होते हैं या पित्त वर्णक जो होते हैं ये रक्त में आ जाते हैं तथा त्वचा के नीचे व आँखों में जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण त्वचा का रंग और आँखों का रंग धीरे धीरे पीला होना शुरू हो जाता है और ये यकृत से संबंधित व्याधि होती है। दूसरी बात करते हैं वमन या उल्टी होना। ये एक ऐसा रोग है जिसमें आमाशय में उपस्थित भोजन मुख के द्वारा बाहर की ओर निष्कासित कर दिया जाता है और यह जो होती है ये एक प्रतिवर्ती प्रक्रिया होती है जिसका नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला भाग में उपस्थित वमन केंद्र के द्वारा नियंत्रण होता है। अगर अपन बात करें किसकी, प्रवाहिका या डायरिया जिसको अपन सामान्य भाषा में दस्त कहते हैं, इस रोग में फीकल मैटर या जो मल होता है वो द्रव अवस्था में शरीर से बाहर की ओर निष्कासित होना प्रारंभ हो जाता है और यह क्रिया जो होती है यह आंत्र में होने वाली या आहार नाल में होने वाली जो बाउल मूवमेंट होती हैं, बाउल गतियाँ होती हैं या उनकी बाउल मूवमेंट होती हैं उनकी अनियमितता के कारण संपन्न होती है। उनके कारण अगर बाउल मूवमेंट तीव्र हो जाती हैं तो भोजन बिना अवशोषित हुए ही मलाशय में एकत्रित होता रहता है जिससे उसको लिक्विड या द्रव अवस्था में ही बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। अगला रोग है कोष्ठबद्धता, जिसको हम सामान्यतया कब्ज के नाम से जानते हैं। यह रोग जो होता है यह भी बाउल मूवमेंट या बाउल गतियों से संबंधित होता है। इसमें जो बाउल मूवमेंट होती है अनियमित हो जाती है, मतलब धीमी हो जाती है, जिससे भोजन से जल का अवशोषण अधिक मात्रा में होता है और मल जो होता है वो अधिक समय तक मलाशय में रुका रहता है। अब बात करते हैं हम सबसे अंतिम अपच की। अपच इंडाइजेशन। अपच का मतलब होता है कि पाचन का पूर्ण नहीं होना, मतलब जो भी भोजन हमने खाया उसका पूरी तरह से पाचन नहीं हो पाता है, उसको अपन कहते हैं अपच। अब ये जो अपच होता है वो कई कारणों से होता है, जिसमें सबसे पहला कारण है कि पाचक एंजाइमों का स्राव कम होना। अगर किसी भी ग्रंथि के द्वारा पाचक एंजाइम का स्राव कम होता है तो उस विशेष एंजाइम की कमी या अनुपस्थिति के कारण उस विशेष भोज्य पदार्थ का पाचन नहीं हो पाता है। दूसरा इसका कारण है ओवर ईटिंग, मतलब अधिक मात्रा में खाना खाना या मसालेदार खाने का अधिक मात्रा में सेवन करना। ये सब ऐसे कारण हैं जिसके कारण अपच की प्रक्रिया संपन्न होती है।